हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का गुडविल ख्याति के आज के क्लास में। पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को गुडविल के बारे में बताया, उसकी विशेषताओं के बारे में बताया, साथ ही साथ आपको बताया कि गुडविल का मूल्यांकन कब कब होता है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग जो है पिछले क्लास को देखे होंगे बढ़िया से और सारी चीज़ों को समझे होंगे। मैं आप लोगों से बार बार निवेदन करता हूं कि अगर कुछ नहीं समझ में आता है, कहीं भी कोई दिक्कत अगर आपको होती है, तो आप बेहिचक जो है हमको कमेंट करिए, अपनी समस्या बताइए, उस समस्या को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। आइए आज के क्लास को शुरू करते हैं। आज जो है बाबू हम लोगों का सबसे पहला जो टॉपिक है वो है नेचर ऑफ गुडविल, यानी कि ख्याति, जो ख्याति होती है बाबू, उसकी प्रकृति के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ख्याति की प्रकृति या स्वभाव के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं बाबू। देखिए, आपके सामने जो है वो ख्याति की प्रकृति और स्वभाव को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। हम आपको बता दें कि नेचर जो होता है गुडविल का वो चार तरह का होता है, यानी चार जानवरों की विशेषता के हिसाब से इसका जो नेचर है वो डिफाइन किया गया है। अब जो है बिल्कुल अटपटा सी अटपटा लग रहा होगा आप लोगों को देख के कि भाई गुडविल जो है और जानवरों का नाम कैसे कॉम्बिनेशन है। तो देखिए, हर जानवर की अपनी कुछ विशेषता होती है, जिस तरह से मनुष्यों में भी हर मनुष्य की अपनी कुछ विशेषता होती है। आज इन्हीं चीजों पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो इसका नेचर है वो चार भागों में, जो चार जानवरों के नाम पे बंटा हुआ है, वो क्यों बंटा हुआ है। सबसे पहला है डॉग नेचर गुडविल, यानी कुत्ते के स्वभाव की ख्याति। दूसरा है कैट नेचर गुडविल, यानी बिल्ली के स्वभाव की ख्याति। तीसरा है रैट या माउस नेचर गुडविल, चूहे के स्वभाव की ख्याति। चौथा है रैबिट नेचर गुडविल, यानी कि खरगोश के स्वभाव की ख्याति। यानी कि इन चार स्वभाव के जो गुडविल्स हैं उनके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। अब सबसे पहले हम बात करें डॉग के नेचर की, कुत्ते के नेचर की। तो भाई कुत्ते का स्वभाव क्या होता है, पहले हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे ताकि आसानी से समझ में आए। तो कुत्ता जो है बाबू एक स्वामी भक्त जानवर होता है। क्या होता है? स्वामी भक्त जानवर होता है। यानी कुत्ते का यह स्वभाव होता है कि वह अपने मालिक के साथ साथ चलता है। किसके साथ चलता है? अपने मालिक के साथ साथ। कुत्ते की सबसे बड़ी विशेषता है कि वह अपने मालिक के प्रति पूरा वफादार होता है और वह अपना मालिक के साथ साथ ही चलता है। उसका मालिक जहां जहां जाता है वो उसके साथ वहां वहां जाता है। तो इस तरह की ख्याति का जो हम क्लेरिफिकेशन करेंगे बाबू, इसका मतलब यह है कि कुत्ते के स्वभाव की ख्याति व्यवसाय के मालिक से संबंधित होती है। यानी व्यवसाय का मालिक यदि अपने स्थान को चेंज करता है, वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है, तो उस तरह की ख्याति उसके साथ वहां पे चली जाती है। आमतौर पे ये प्रोफेशन वाले सेक्टर में ज्यादा देखने को मिलता है, पेशे वाले सेक्टर में। जैसे कोई डॉक्टर आज मझौली चौक पे बैठ रहे हैं, कोई डॉक्टर अभी मान लीजिए कि सिवान में, पटना में या जहां पे भी बैठते हैं, तो हम लोग उनसे दिखाना होता है तो वहां जाते हैं। अब वही डॉक्टर अगर उस जगह को बदल के कहीं और बैठने लगते हैं तो हम लोग पुनः कहां जाते हैं? अब डॉक्टर साहब जहां बैठ रहे हैं वहां चले जाते हैं। आज आप लोग का क्लास यहां चल रहा है, आप लोग यहां पे आ रहे हैं, कल को क्लास जो है जगह हम प्लेस चेंज कर दें तो फिर हमारे साथ गुडविल हमारी चली जाएगी ना वहां। तो इस तरह आपको बता दें कि कुत्ते के स्वभाव की ख्याति मालिक से संबंधित ख्याति होती है, यानी वो मालिक के साथ साथ चलती है। व्यवसाय का मालिक जहां जहां जाएगा उस तरह की ख्याति भी उसके साथ वहां वहां चली जाएगी। समझ में आ रहा है आप लोगों को कि नहीं आ रहा? अभी कुत्ते के स्वभाव का क्लेरिफिकेशन हो रहा है कि कुत्ते के स्वभाव की ख्याति व्यवसाय की ख्याति नहीं होती है, ये व्यवसाय के मालिक की ख्याति होती है। मालिक जहां जहां जाता है उसकी गुडविल उसके साथ वहां वहां चली जाती है।
यानी कि मालिक जहां भी जाएगा उसके कस्टमर या उससे रिलेटेड जो भी लोग हैं वो वहां जाएंगे। क्लियर हो रहा है दिक्कत? अब देखिए बाबू, दूसरा दूसरा है कैट नेचर गुडविल। कुत्ते के स्वभाव की ख्याति तो आपकी क्लियर हो गई। दूसरा जो है बिल्ली के स्वभाव की ख्याति। तो बिल्ली की क्या विशेषता है? एक बिल्ली की क्या विशेषता है, पहले हम लोग इसको जानते हैं। तो बाबू देखिए, बिल्ली जो है वो स्थान प्रिय होती है। स्थान प्रिय समझ रहे हैं? यानी कि बिल्ली जो है वो अपने पुराने घर को नहीं छोड़ती है। अगर आपके घर में कोई बिल्ली रह रही है और आप घर को छोड़ के चले भी जाएंगे ना, तो बिल्ली वहां से नहीं जाएगी, बिल्ली उसी घर में रहती है। बिल्ली अपना घर नहीं बदलती। बिल्ली का ये स्वभाव है कि वो अपने पुराने घर को नहीं छोड़ती है। तो इस तरह की ख्याति उन व्यवसायों के लिए है जिन व्यवसायों में मालिक के बदलने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मालिक के बदलने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी जो गुडविल होती है वो दुकान की होती है, वो संस्था की होती है। मालिक भले आते जाते रहेंगे लेकिन गुडविल उस दुकान में क्या रहेगी? बनी रहेगी। जैसे हम लोग किसी भी बड़ी दुकान को अगर उसके नाम से जानते हैं तो उसके मालिक को तो हम जानते नहीं होते हैं। मालिक अगर उसका बदल भी जाए तो हमारा उसके प्रति लगाव खत्म होता है? नहीं होता है, क्योंकि हम दुकान पे जाते हैं। जैसे विशाल मेगा मार्ट, हम लोग सामान खरीदने जाते हैं। अब विशाल मेगा मार्ट अगर कोई दूसरा व्यक्ति खरीद ले, जैसे मान लीजिए उसके मालिक बदल जाए, तो भी क्या हमको पता चलेगा? नहीं चलेगा। हम लोग कहाँ जाते हैं? हम लोग विशाल मेगा मार्ट में जाते हैं। हम लोग किसी व्यक्ति के पास नहीं जाते हैं, हम किसी संस्था के पास जाते हैं। तब बिल्ली का ये स्वभाव है कि वो अपना पुराना घर नहीं छोड़ती है बाबू। तो इस तरह की ख्याति का भी मतलब है कि मालिक का प्रभाव नहीं पड़ेगा। व्यवसाय जब तक है उसके कस्टमर वहां जुड़े रहेंगे। क्लियर हो रहा है दिक्कत? कुत्ते के स्वभाव और बिल्ली के स्वभाव दोनों का क्लियरिफिकेशन हुआ? दिक्कत नहीं है? अब ध्यान दीजिए, ये जो बिल्ली के स्वभाव की ख्याति है ना, इसका गुडविल बहुत ज्यादा होता है बाबू। सबसे ज्यादा मूल्य इसी का होता है, क्योंकि मालिक का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। व्यवसाय एक बार चल रहा है तो मालिक भले बदलते रहेंगे, व्यवसाय अपना चलता रहेगा। वो ऑब्जेक्टिव में क्लियर करवाएंगे हम आप लोगों का। अगला है बाबू रैट या माउस नेचर गुडविल। ध्यान दीजिएगा, चूहे के स्वभाव की ख्याति। चूहा का क्या स्वभाव होता है बाबू? चूहे का क्या स्वभाव होता है? देखिए बाबू, चूहा एक जगह स्थिर नहीं रहता है। वो कभी इधर भागेगा, कभी उधर भागेगा, कभी उधर भागेगा, कभी उधर भागेगा। चूहा कभी भी एक जगह पे स्थिर नहीं रहता है। तो इस टाइप का जो गुडविल होता है बाबू, चूहे के प्रकृति का, ये एक जगह स्थिर नहीं रहता है। यानी इस नेचर के जो कस्टमर होते हैं, जो गुडविल के नेचर को इस गुडविल से रिलेट करते हैं, वे लोग एक स्थान से संबंधित नहीं होते हैं। वे कभी यहां से, कभी वहां से, कभी वहां से, माने उनकी प्रवृत्ति जो होती है वो बदलती रहती है हमेशा। इधर उधर वे लोग भटकते रहते हैं, आते जाते रहते हैं। एक जगह कभी भी वे स्थिर नहीं रहते हैं, यानी एक जगह वो टिकते नहीं है। जिस तरह से कि चूहा एक जगह टिकता नहीं है। चूहे का स्वभाव क्या है कि वो अभी इधर भागेगा, फिर उधर भागेगा, फिर उस पर चढ़ेगा, कभी उस पर चढ़ेगा। तो इस नेचर का जो गुडविल होता है बाबू, वो एक जगह स्थिर नहीं होता है। इस स्वभाव से बिलोंग करने वाले कस्टमर किसी एक दुकान या मालिक को पसंद नहीं करते हैं। ये लोग अपने सुविधा के हिसाब से कभी यहां से खरीदेंगे, कभी वहां से खरीदेंगे, कभी दूसरे जगह से खरीदेंगे। समझ में आ रहा है? चूहा का स्वभाव भी क्लियर हो गया। अब चौथा जो है बाबू, वो है खरगोश, रैबिट नेचर। खरगोश के प्रकृति की ख्याति। तो भाई खरगोश का क्या प्रकृति है जानना जरूरी है। खरगोश का जो प्रवृत्ति है वो जानना तो जरूरी है ना, कि खरगोश का नेचर क्या है। तो देखिए बाबू, खरगोश का नेचर क्या होता है कि खरगोश एक इस तरह का जानवर है जो जहां रहता है ना, उससे दूर तक वो नहीं जाता है, अपने आस पास में ही जाता रहता है। खरगोश जो है वो अपने गंतव्य से निकलकर कुछ दूर भागेगा, फिर रिटर्न आ जाएगा। माने अपने आस पास ही रहेगा, इससे दूर वो अपने निवास स्थान से लंबी दूरी तय नहीं करता है। खरगोश का ये विशेषता है कि वो जहां रहता है उससे दूर नहीं जाता है, वो आसपास में ही रहता है। तो इस नेचर का जो गुडविल है बाबू, उस गुडविल वाले लोग क्या करते हैं कि अपने अगल बगल से ही सामान खरीदना पसंद करते हैं। वे दूर नहीं जाना चाहते हैं, अगल बगल जो शॉप्स हैं वहीं से वे दुकान खरीदें। समझ पा रहे हैं हमारी बात को?
तो खरगोश के नेचर का जो गुडविल होता है वो अपने अगल बगल तक ही मौजूद होता है, वो लंबी दूरी तक नहीं जाता है। खरगोश की यही विशेषता है। जैसे आमतौर पे आप लोग देखते होंगे कि हम लोग जहां रहते हैं, अगर अगल बगल कोई किराने की दुकान है, अगल बगल कपड़े की दुकान है, तो आमतौर पे हम लोग वहीं से सामान खरीदना पसंद करते हैं, लंबे डिस्टेंस को हम नहीं फॉलो करना चाहते हैं। तो इस तरह का जो कस्टमर होता है, या फिर कहें कि इस तरह की जो गुडविल होती है बाबू, वो रैबिट नेचर होती है। क्योंकि रैबिट की ये विशेषता है कि वो जो है दूर तक नहीं जाता है, उसकी ये विशेषता है कि वो दूर तक नहीं जाता है, वो अपने अगल बगल के क्षेत्र से ही प्रभावित रहता है। समझ में आ रहा है? चारों ही जानवरों की विशेषताएं आप लोगों को समझ में आ गई बाबू? आपने देखा कि कुत्ते का स्वभाव जो है, वो कुत्ता जो है स्वामी भक्त है, मालिक के साथ साथ जाएगी ऐसी गुडविल। दूसरा, बिल्ली का स्वभाव जो कि बिजनेस से संबंधित है, मालिक के बदलने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तीसरा जो है वो रैट यानी कि चूहे के नेचर की, जो एक जगह स्थिर नहीं रहेगी, कभी यहां कभी वहां। और चौथा खरगोश, जो कि अपने निवास स्थान से अगल बगल ही रहेगा, इससे दूर नहीं जाएगा। क्लियर हो रहा है? दिक्कत नहीं है? आइए आगे देखते हैं। अब यहां आपको बताया गया है बाबू काइंड्स ऑफ गुडविल, ख्याति के प्रकार। स्वयं अर्जित ख्याति और खरीदी गई या क्रय की गई ख्याति, सेल्फ जनरेटेड गुडविल और परचेज्ड गुडविल। देखिए बाबू, ख्याति दो तरह की होती है। कितने तरह की? दो तरह की। एक स्वयं अर्जित ख्याति और दूसरा खरीदी गई या क्रय की गई ख्याति। ये दोनों में कैसे पता चलेगा कैसे गुडविल है? देखिए, यदि आप किसी बिजनेस को कर रहे हैं और लगातार लंबे समय तक करने के कारण लोगों का कुछ भरोसा या गुडविल आप पर बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा ना। धीरे धीरे व्यवसाय आपका जैसे जैसे पुराना होगा, लोगों का विश्वास और भरोसा आप पर बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। तो जब आपका लोगों पर, जैसे आप मेहनत कर रहे हो 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, और लोगों का भरोसा आप पर बनने लगा, आपकी गुडविल अच्छी होने लगी, तो ये कौन सी गुडविल कहलाएगी? स्वयं अर्जित की गई ख्याति। यानी कि आपने खुद के मेहनत से इस ख्याति को हासिल किया है। क्या किया है आपने? खुद के मेहनत से इस ख्याति को हासिल किया है। यानी जैसे हमने पढ़ाना शुरू किया, 1 साल पढ़ाया, 2 साल पढ़ाया, 3 साल पढ़ाया, अब बच्चों का जो है भरोसा धीरे धीरे बनने लगा हम पर। बच्चों को लगने लगा कि हाँ भाई, वहां सिलेबस पूरा करा दिया जाता है, पढ़ाया जाता है, बढ़िया बताया जाता है, ये सब चीज। तो धीरे धीरे गुडविल बनती चली गई। तो इस तरह के गुडविल को क्या कहेंगे? स्वयं अर्जित ख्याति। जैसे मान लीजिए हमने कोई दुकान खोला इस मोहल्ले में, धीरे 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 लंबे समय तक जब दुकान चलाएंगे तो कस्टमर्स का भरोसा बनेगा, मार्केट रेपुटेशन ठीक बनेगा, अगर अच्छी वस्तुएं हम बेचेंगे तो जब धीरे धीरे लोग हमसे जुड़ जाएंगे, बड़ी मात्रा में लोग हम पर भरोसा करने लगेंगे, हमारी गुडविल उभर के आएगी। तो उस तरह की गुडविल क्या कहलाएगी? स्वयं अर्जित ख्याति, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। और दूसरा क्या होता है कि जैसे कि कोई व्यक्ति दूसरा दुकान को चला रहा है, उसने 10 बरस तक, 8 बरस तक, 5 बरस तक दुकान को चलाया और गुडविल तैयार किया। हम आए और उसके बिजनेस को खरीद लिए, हम आके उसके बिजनेस को क्या करिए? खरीद लिए। तो ध्यान दीजिएगा कि जो गुडविल उसने कमाया था खुद बिजनेस चला के, उसका लाभ हमको भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हा? उसका लाभ हम लोग को भी मिलेगा ना। तो ये बताइए कि क्या हमने उस गुडविल को जनरेट किया? हमने तो उसको कमाया नहीं। वो बिजनेस जिस व्यक्ति ने किया था, गुडविल तो उसने तैयार किया, लाभ किसको मिल रहा है? हमको। बिजनेस तैयार उसने किया, लाभ किसको मिल रहा है? हमको मिल रहा है। तो इस तरह की गुडविल जो कोई दूसरा व्यक्ति अर्जित करता है और उसको दूसरा कोई व्यक्ति खरीद लेता है। जैसे मान लीजिए कि मोहन ने कोई बिजनेस शुरू किया, धीरे धीरे उसका गुडविल उसने तैयार किया और सोहन ने उस बिजनेस को खरीद लिया। तो सोहन को मोहन द्वारा तैयार की गई गुडविल तो ऑटोमेटिक मिल गई कि नहीं मिल गई? मोहन को जो भी गुडविल बनी हुई थी उसको सोहन ने क्या किया? बिजनेस को परचेज किया और गुडविल ऑटोमेटिक उसको मिल गई। तो देखिए, खरीदी गई ख्याति या क्रय की गई ख्याति का मतलब उस ख्याति से है बाबू जिसको कमाता तो कोई और व्यक्ति है,
यानी उस गुडविल को प्रिपेयर्ड कोई और व्यक्ति करता है, लेकिन दूसरा व्यक्ति उसको क्या कर लेता है, परचेज कर लेता है, खरीद लेता है। जैसे आप लोग अभी देखते होंगे किसी एक व्यक्ति के नाम पे बहुत सारा ब्रांड जो है जुड़ जाता है, और हम लोग सिर्फ इस नाम से खरीद लेते हैं कि ये फलाने आदमी का ब्रांड है। बस समझ में आ रहा है? किसी संस्था का डायरेक्टर प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला व्यक्ति है, उसके अंडर में रहने वाले लोगों को फायदा मिलता है कि नहीं? उसका गुडविल तो उसने तैयार किया जो उसका डायरेक्टर है, लेकिन उसके अंडर में जो भी लोग आते हैं उनको उसका एडवांटेज मिलता है। तो ध्यान में रखिएगा कि अगर खुद मेहनत करके, खुद स्ट्रगल करके गुडविल को तैयार किया जाता है, यानी कि हम लोग खुद अगर स्ट्रगल करते हैं गुडविल को तैयार करने में, तो बाबू इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्वयं अर्जित ख्याति। अगर कोई दूसरा व्यक्ति गुडविल कमा के रखा है और हम उसको खरीद लेते हैं और उसका लाभ हमको मिलने लगता है, तो इस तरह के गुडविल को क्या कहते हैं, खरीदी गई ख्याति या क्रय की गई ख्याति। पहला हो गया सेल्फ जनरेटेड गुडविल और दूसरा हो गया परचेज्ड गुडविल। अब बताइए बाबू, कहीं किसी को दिक्कत? दोनों ही चीजें समझ में आई कि नहीं आई? पूरी तरह से समझ में आ गई? आइए अब देखते हैं आगे क्या है। यहाँ इसको डिफाइन किया गया है, यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके और आप लोग जो है अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं इसका। ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। स्वयं अर्जित ख्याति का तात्पर्य, ख्याति, इससे आती बार बार मिस्टेक हो गया है कोई जगह। ख्याति उस ख्याति से है जिसे कोई संस्था एक लंबी अवधि में अपने कुशल व्यवहार तथा दक्षता के कारण अर्जित करती है अथवा कमाती है। यानी कि एक संस्था जो अपने मेहनत से गुडविल तैयार करती है बाबू, उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्वयं अर्जित ख्याति। It refers that goodwill which is earned by a firm due to its good behavior and efficient activities regarding to a long period. सेल्फ जनरेटेड गुडविल का डेफिनेशन है। तो जो लोग भी नोट्स तैयार कर रहे हैं बाबू, इसको आप जो है इस यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद जो है क्रय की गई ख्याति। क्रय की गई ख्याति का तात्पर्य उस प्रकार की ख्याति से है जिसे एक फर्म किसी दूसरे फर्म से खरीद लेती है। इसके लिए उसे एक निश्चित कीमत, निश्चित मूल्य चुकाना पड़ता है, निश्चित मूल्य चुकाना पड़ता है। चुकाना पड़ता है परचेज्ड गुडविल। इट रेफर्स दैट गुडविल विच इज परचेज्ड बाय अ फर्म फ्रॉम सम अनदर फर्म अर्न्स इट एंड सोल्ड इट बिहाफ ऑफ ए फिक्स्ड प्राइस। तो आप लोग यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बाबू। ऊपर हिंदी का नोट्स है, नीचे इंग्लिश का नोट्स है। तो आप जो है इसका भी स्क्रीनशॉट लेके और अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं। दोनों ही गुडविल्स को मैंने डिफाइन कर दिया, स्वयं अर्जित ख्याति भी और खरीदी गई ख्याति भी। इसके बाद का जो टॉपिक है वो है क्रय वर्षों की संख्या, नंबर ऑफ परचेज ईयर, नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज ईयर, नंबर्स ऑफ परचेज ईयर। एक नए साझेदार के लिए एक फर्म जितने वर्षों के लिए लाभ आश्वस्त करती है उसे क्रय वर्षों की संख्या कहा जाता है। इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं होता है। It refers the year period for which the profit of a firm is assured to new partner. It has not a scientific base. ध्यान दीजिएगा कि जब भी किसी साझेदारी व्यवसाय में कोई नया व्यक्ति साझेदार के रूप में आता है, यानी किसी नए व्यक्ति को साझेदार बनाया जाता है, तब प्रॉफिट के लिए उसको आश्वस्त किया जाता है। क्योंकि देखिए जब नया व्यक्ति आता है तो उसके दिमाग में बहुत तरह की बातें होती है भाई। जैसे एक नया विद्यार्थी कहीं जाता है तो उसको नहीं समझ में आता है, पता नहीं कैसे पढ़ाते होंगे, क्या चाहिए होगा, क्या बिहेवियर होगा, कैसे डांटते हैं, ये चीजें जो है दिमाग में लेके घर से चलता है ना। मान लीजिए वहां जाता है, कुछ समय बिताता है, 1 दिन 2 दिन 4 दिन, तो धीरे धीरे उसको उस इंस्टीट्यूट के बारे में, उस संस्था के बारे में, उस जगह के बारे में जानकारी हो जाती है।
जैसे हम लोग किसी जगह पे उतरते हैं, आमतौर पे देखें किसी नए जगह पे, तो हम लोग सोचते हैं ना कि पता नहीं यहाँ के लोग कैसे रहते हैं, किस तरह से बात करते हैं, कहाँ क्या मिलता है। लेकिन जैसे हम लोग वहाँ रहना शुरू होते हैं, धीरे धीरे उस चीज़ों में ढल जाते हैं, उन चीज़ों की जानकारी हमें हो जाती है। तो एक नया साझेदार जब बाबू व्यवसाय में आता है, तो उसके दिमाग में ये चीज़ चलता है कि पता नहीं इस व्यवसाय में प्रॉफिट होता भी है, कितना प्रॉफिट होता है, ये लोग कैसे हैं। तो जब वो फर्म में आता है, यानी साझेदारी व्यवसाय में जब नया व्यक्ति साझेदार के रूप में आता है, तब पुराने जो साझेदार होते हैं उसको कुछ अवधि यानी कुछ वर्षों के लिए आश्वस्त करते हैं लाभ के लिए, और उन्हीं जितने वर्षों के लिए वे लोग आश्वस्त करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, क्रय वर्षों की संख्या, नंबर ऑफ परचेज ईयर। आप यहां से स्क्रीनशॉट लेके इसका भी नोट्स जो है वो तैयार कर सकते हैं। अगला जो पॉइंट है बाबू वो है सामान्य प्रत्याय की दर। सामान्य प्रत्याय की दर का तात्पर्य उस दर से होता है जो एक निवेशक के लिए उसके द्वारा लगाई गई पूंजी हेतु या के लिए आवश्यक होता है, अथवा अन्य व्यक्ति उतनी ही पूंजी से वही दर प्राप्त कर रहे होते हैं। Normal rate of return, it refers that rate of return which is necessary for a investor according to his contribution of capital। ध्यान दीजिएगा, सामान्य प्रत्याय की दर का मतलब क्या है कि हम लोग किसी व्यवसाय में जो पैसा लगाते हैं बाबू, तो ये उम्मीद करते हैं ना कि अगर हम 10 लाख रुपया लगाए हैं तो इससे महीना में इतना आमदनी होना चाहिए, कि नहीं करते हैं? करते हैं ना। हाँ, ये बात अलग है कि प्रॉफिट जो है उससे ज्यादा भी हो जाती है और उससे कम भी हो जाती है, लेकिन उम्मीद तो करते हैं। हम लोग जितना पैसा लगाते हैं उसके अकॉर्डिंग दिमाग में ये बात तो रखते हैं कि हमको इतना प्रॉफिट होना चाहिए, रखते हैं ना। तो ध्यान दीजिएगा, एक इन्वेस्टर, एक निवेशक जो होता है, जो पैसा लगाता है व्यवसाय में, तो वो जितना पैसा लगाता है यानी जितना उसके पैसे का कंट्रीब्यूशन होता है, उस पर वो उम्मीद करता है कि हमको कम से कम इतना प्रॉफिट होना चाहिए, और उसी को क्या कहते हैं बाबू, सामान्य प्रत्याय की दर। क्योंकि उसको दिखता है कि 10 लाख रुपया हम भी लगा रहे हैं, 10 लाख रुपया शहनाज ने भी लगाया था, जिन्नत ने भी लगाया था, मान लीजिए कि आप लोगों में कोई भी लगाया था, जो भी आप लोगों का नाम है, किसी ने भी लगाया था बाबू, मुकेश ने, रमेश ने, सुरेश ने, तो किसी ने भी बाबू पैसा लगाया था, तो ये दिमाग में वो रखता है कि इतना ही पैसा अगर अगला लगाया है और उसको महीने में 30,000 की आमदनी हो रही है, तो उतना ही पैसा हम भी लगा रहे हैं, तो हमको भी महीना में कितना होना चाहिए, 30,000 की आमदनी होनी चाहिए एटलीस्ट। सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं? तो एक दिमाग में रखिएगा कि एक व्यवसायी ये सोचता है कि जितना पैसा वो व्यवसाय में लगा रहा है, उतना ही पैसा दूसरा व्यक्ति लगा के यदि एक निश्चित राशि लाभ के रूप में कमा रहा है, तो ये भी तो उतना पैसा लगा रहा है, तो इसको भी लगभग उतना पैसा मिलना चाहिए, लगभग उतनी आमदनी होनी चाहिए। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं बाबू, सामान्य प्रत्याय की दर। यानी कि ये रेट में फिक्स होता है, परसेंटेज में। किसमें? परसेंटेज में रिटर्न फिक्स होता है कि 10% होना चाहिए, कि 15% होना चाहिए, कि 20% होना चाहिए। क्लियर हो रहा है? दिक्कत नहीं ना है? अब यहां ध्यान दीजिए, सामान्य लाभ, नॉर्मल प्रॉफिट। अभी हमने रेट पर डिस्कस किया, वहां पे क्या था, परसेंटेज था। यहां देखिए क्या कह रहा है कि सामान्य लाभ का तात्पर्य उस लाभ से है जो एक निवेशक के लिए उसके द्वारा लगाई गई पूंजी पर आवश्यक होता है, अर्थात लगाई गई पूंजी पर लाभ की वह मात्रा जो व्यवहारिक होती है उसे सामान्य लाभ कहा जाता है। नॉर्मल प्रॉफिट, इट रेफर्स दैट प्रॉफिट विच इज नेसेसरी फॉर अ इन्वेस्टर अकॉर्डिंग टू हिज कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल। देखिए अभी यहाँ पे हमने क्या बताया, वहां पे हम लोगों ने रेट पे डिस्कस किया, यानी कि प्रत्याय का रेट क्या, रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न क्या होना चाहिए। यहां हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सामान्य लाभ की, यानी कि एक व्यक्ति जो पैसा व्यवसाय में लगाता है उस पर नॉर्मली कितना प्रॉफिट होना चाहिए, उसको हम क्या कहते हैं, सामान्य लाभ कहते हैं। हाँ ये हो सकता है, देखिए बाबू जरूरी नहीं है कि हम लोगों ने जो सोचा है लाभ उतना ही हो, लाभ उससे कम भी हो सकता है और लाभ उससे
ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा या कम भले ही हो जाए, सोचते तो हम लोग हैं ना एक कोई ना कोई अमाउंट। तो लाभ की वह मात्रा जो एक व्यवसायी एक्सपेक्ट करता है, वो एक्सपेक्ट करता है, वो ये मान के चलता है कि जितना कंट्रीब्यूशन उसने किया हुआ है कैपिटल का, जितना पैसा उसने लगाया है, इतना पैसा उसको रिटर्न मिलना चाहिए लाभ के रूप में। तो वो पैसा क्या कहलाएगा बाबू? सामान्य लाभ। क्या कहलाएगा? सामान्य लाभ। और वही अगर परसेंटेज में वो डिसाइड करे कि हमको इतना परसेंट रिटर्न मिलना चाहिए, तो क्या हो जाएगा? सामान्य प्रत्याय की दर। क्या हो जाएगा? सामान्य प्रत्याय की दर। अब वही अगर प्रॉफिट के रूप में वो एज्यूम कर रहा है तो क्या हो जाएगा बाबू? सामान्य लाभ। इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। अब यहां जो पॉइंट है बाबू आप लोग के समक्ष, वो है समायोजित लाभ। देखिए, जब किसी लाभ में से असामान्य, जब किसी लाभ में से असामान्य खर्चों अथवा आयों को समायोजित कर दिया जाता है, तो इस समायोजन के बाद लाभ को समायोजित लाभ कहा जाता है। अर्थात वैसे लाभ अथवा हानि जो व्यवसाय से संबंध नहीं रखते हैं, उन्हें शामिल किया गया होता है, या वैसे लाभ अथवा हानि जो व्यवसाय से संबंध रखते हैं लेकिन उन्हें शामिल नहीं किया गया होता है, ऐसे समायोजन करने के बाद, ऐसे समायोजन करने के बाद समायोजित लाभ कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा बाबू, एडजस्टेड प्रॉफिट, when some profit is adjusted against any abnormal expenses or incomes after adjustment, it is called adjusted profit। देखिए बाबू, ये सीधी भाषा में आप लोग समझिए। कभी कभी होता क्या है कि व्यवसाय में वैसे खर्चे या वैसे इनकम्स, दोनों एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं और इनकम भी हो सकते हैं, वैसे इनकम या एक्सपेंसेस जो व्यवसाय से संबंधित नहीं होते हैं, लेकिन बाई मिस्टेक, गलती से उनको या तो जोड़ दिया गया होता है और नहीं तो घटा दिया गया होता है। जैसे यदि प्रॉफिट है तो जोड़ दिया गया होगा, और खर्चा एक्सपेंसेज है तो घटा दिया होगा, माइनस कर दिया गया होगा। अच्छा, दोनों ही समस्या, दोनों ही कंडीशंस में ये दिक्कत है कि नहीं है? जब वो बिजनेस का प्रॉफिट है ही नहीं तो उसको ऐड नहीं करना था, और जब वो बिजनेस का एक्सपेंसेज नहीं था तो उसको माइनस भी नहीं करना था। दोनों ही कंडीशंस में दिक्कत है ना बाबू। तो दोनों ही कंडीशंस में अगर गलती हुई है तो उसको सुधार किया जाता है। यानी जो प्रॉफिट और लॉस दिया होता है उसमें हम लोग उसको एडजस्ट करते हैं। क्या करते हैं? एडजस्ट करते हैं। यानी कि यदि इनकम है, गलती से जोड़ा गया है, तो उसको हम लोग क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। अगर एक्सपेंसेज है, गलती से माइनस हो गया है, तो उसको फिर से हम प्लस कर देते हैं। जैसे खर्चा हमारे घर का था और हमने उसको बिजनेस में से मैनेज कर दिया। भाई वो बिजनेस का खर्चा तो था नहीं, तो उसको सही करना पड़ेगा ना बाबू, कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। तो जब भी बिजनेस एक्टिविटीज में, बिजनेस का जो हम प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट कर रहे हैं, उसमें यदि कोई बाहरी एक्सपेंसेस जैसे हमारे घर का खर्चा या अन्य किसी चीज का खर्चा या फिर अन्य किसी चीज का इनकम इंक्लूड हो जाता है, तो हम लोग उसको मैनेज करते हैं। पहले हम लोग, अगर व्यवसाय से रिलेटेड खर्चा नहीं है, अगर व्यवसाय से रिलेटेड खर्चा नहीं है तो क्या करते हैं? उसको फिर से जोड़ देते हैं। अगर व्यवसाय से रिलेटेड इनकम नहीं है तो उसको माइनस कर लेते हैं। तो एडजस्ट कर देने के बाद जो प्रॉफिट हम लोगों को मिला होता है, उसमें ये एडजस्टमेंट करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है बाबू, उसको क्या कहते हैं? समायोजित लाभ। जैसे मान लीजिए कि 10,000 का प्रॉफिट शो कर रहा है। कितने का? 10,000 का। 10,000 का प्रॉफिट शो कर रहा है और हमको पता चला कि इसमें से 2,000 का ऐसा खर्चा घटा दिया गया है जो हमारे घर का था, बिजनेस का नहीं था। तो बिजनेस में से तो नहीं घटाना था ना बाबू, उसको कहां से घटाना था? हमारे ड्राइंग में से, हमारा खर्चा था वो, और वो गलती से घटाया गया होगा, तो ये प्रॉफिट 2,000 से कम हो गया है ना, तो हम पुनः क्या करेंगे? इसमें 2,000 जोड़ देंगे। यानी कि ये प्रॉफिट कितना था बाबू?
12,000। जो 2,000 हमारे घर का खर्चा गलती से इसमें माइनस हो गया था, वो हमारे घर वाले खर्चे में जाएगा, ड्राइंग में जाएगा। उसको हमको इसमें से नहीं रखना है, तो इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब हमारा प्रॉफिट कितना हो गया, 12,000। और ये 12,000 का प्रॉफिट क्या कहलाएगा, समायोजित लाभ। क्या कहलाएगा, समायोजित लाभ। इसी तरह से अगर कोई इनकम गलती से जोड़ा गया है, जैसे मान लीजिए कि प्रॉफिट दिखा रहा है 40,000, अब पता चला कि हमारे घर का किराया मिला था, हमारे घर का किराया मिला था 4,000 रुपया, जो इसी में जोड़ दिया गया, तो भाई वो इसका आमदनी नहीं ना था, तो हम अपना 4,000 क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। यानी कि जो एक्चुअल अब इनका प्रॉफिट बनेगा वो कितना होगा, 36,000 रुपीज, और ये क्या कहलाएगा, समायोजित लाभ। यानी कि अगर बाई मिस्टेक कुछ भी गलती से एक्सपेंसेस कोई घटा दिया गया है या इनकम कोई जोड़ दिया गया है, तो पुनः उसको सही किया जाता है। सही करने के प्रोसेस को क्या कहा जाता है, सही करने के बाद जो प्रॉफिट आता है उसको क्या कहा जाता है, समायोजित लाभ, यानी कि एडजस्टेड प्रॉफिट। एडजस्टेड प्रॉफिट। कोई दिक्कत, इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए पहले, जिन लोगों को भी लेना है, नोट्स जो तैयार कर रहे हैं बाबू, स्क्रीनशॉट लेते जाएं और नोट्स को जरूर तैयार करें। तो आज के क्लास में बाबू फुल कंसेप्ट जो है इसका अभी यहां तक समाप्त हो जा रहा है, पूरा थ्योरी खत्म हो गया। अब जो है आपको बताना है कि गुडविल का वैल्यूएशन कैसे होता है, उसमें कौन से मेथड्स यूज होते हैं और मेथड्स के साथ उनके क्या क्या फॉर्मूला होते हैं। तो ये न्यूमेरिकल सीरीज में हो जाएगा। कंसेप्ट जो है यहाँ खत्म हो जा रहा है। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को इसके मेथड्स जो है, गुडविल्स को कैलकुलेट करने के मेथड्स आपको बताऊंगा फॉर्मूला के साथ, यानी कि कैसे आप कैलकुलेट कर पाएंगे। अगले क्लास में बने रहिए, पूरे सीरीज पे बने रहिए, क्योंकि प्रत्येक सीरीज में देखिए बाबू थ्योरी और न्यूमेरिकल्स सभी क्वेश्चंस जा रहे हैं, तो आप जो है बिल्कुल इत्मीनान से क्लास में बने रहिए और सारी चीज़ों को देखते रहिए। धन्यवाद।